पिछले पार्ट में हमने जो पार्ट नंबर 6 बनाया था तुम लोगों के लिए, उसमें एक क्वेश्चन था ये, शुरू में ही शायद लिखे रहे होंगे कि यदि ये बी सी वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ऐसा है तब सिद्ध कीजिए ये बराबर है। और इस क्वेश्चन को लास्ट में हमने 2 लाइन छोड़ दिया था क्योंकि उस समय गुणनखंड करने के चक्कर में थे, ठीक। लेकिन गुणनखंड ना करके एक और कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और वो उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हल होगा सब, वहीं से आगे तुम लोग देखिएगा। जैसे प्रूव करने के लिए यहाँ तक हल की होगी, ये लाइन क्लियर करना, अंडरलाइन कर देना, यहाँ तक तुम लोगों के पास होगा सिस्टम, यहाँ तक पहुंचे होंगे। इस 2 को जो गायब कर दिए थे वहां गायब मत करो, यूज कर लो इसका, ठीक। और गुणनखंड ना करके एक और कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, वो देखिए इसके आगे। तो यहां तक जो लाइन तुम लोग नोट किए होंगे, ठीक। उसके बाद का सब काट देना, जो भी 2-3 लाइन की गई होगी, ज्यादा नहीं होगा, 2-3 लाइन होगी, उसको काट देना और वहां से आगे कर लेना इसको थोड़ा सा इस नियम से, इस रूप में। आइए देखें क्या करेंगे इसके आगे। इसके आगे क्या करेंगे, एक काम करो, यहां 2 चीजें एक साथ करने चल रहे हैं। एक तो माइनस इस वाले ब्रैकेट से कॉमन लेकर के यहां ले जाकर के 0 में गुणा करके खत्म कर देते हैं, और दूसरा चीज ये करेंगे, जो 2 है ये सेकंड वाले ब्रैकेट में इसका गुणा कर देते हैं। तो चलिए, तो इंप्लाई दैट ये क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा तो यहाँ मिलेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ माइनस भी कॉमन ले चुके हैं तो जो माइनस यहाँ था वो प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब माइनस हो जाएंगे तो 2 का गुणा इनके साथ, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गई तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी, 2bc, 2 रहेगा 2 यहाँ 2bc, और यहाँ 2ab हो जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इक्वल टू 0। ये देखो वही चीज है, जोड़ करके देखोगे वही, खाली सेटिंग थोड़ा सा कर दी गई है, ठीक। तो अभी हमारे पास हो गया क्या, a प्लस बी प्लस सी, और ये इनको देखो, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक मामला समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो देखिए फिर एक चीज, अब 2 संख्याओं का अगर गुणनफल 0 होता है तो उसमें या तो पहली संख्या 0 होती है या तो दूसरी संख्या 0 होती है। तो इसलिए हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या यहाँ क्या मिलेगा, ये पूरे ब्रैकेट वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 2 केस मिलेंगे, एक तो ये 0 या तो ये 0। तो एक बात तो प्रूव हो गया। इसमें देखिए, इसमें मैंने कहा था जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को यूज करना है वो ये कि अगर देखो किन्हीं भी संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर 0 है, जान लो, किन्हीं भी चाहे जितनी संख्याएं हो, अगर उनके वर्गों का योगफल 0 है, मैं उनका योगफल नहीं कह रहा हूं, उनके वर्गों का योगफल अगर 0 है तो वो संख्या केवल और केवल शून्य हो सकती है। तो यहाँ पे देखो 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 है, तो इसका मतलब तीनों संख्या अलग अलग शून्य के बराबर होंगी, ये भी शून्य के बराबर होंगी, ये भी शून्य के बराबर होंगी, और ये भी शून्य के बराबर होंगी। तो इसलिए जो है हम क्या पहुंचे, इंप्लाइड दैट। अब यहाँ देखना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। या अब यहाँ को क्या मिलेगा, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या स्क्वायर, क्या वही संख्या के शून्य के बराबर होगी, कामा b माइनस सी इक्वल टू 0, कामा c माइनस a इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इंप्लाइड दैट हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या इससे देखो हमको क्या मिलेगा, a बराबर b कामा b बराबर c कामा c बराबर a। इंप्लाइड दैट इससे क्या मिल जाएगा हमको, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या अब देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ a बराबर b बराबर c, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था।
तो बच्चों यहाँ से लेकर के इतने चीजें तुम लोग जो है वहां काट करके जो लाइन हमने अंडरलाइन किया था या बताया था जहाँ शुरू में शुरू किए हैं वहां से काट करके इसको इस हिसाब से देख लीजिएगा। भाई यहीं पे कॉन्सेप्ट फिर समझा दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल अगर जीरो तो पहला वाला जीरो या तो दूसरा वाला जीरो। ये तो ठीक है, इधर वाला पहले वाले के लिए मामला ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा, अगर किन्हीं भी संख्याओं के वर्गों का योगफल जीरो है तो वो संख्या केवल और केवल शून्य के बराबर हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है संख्या का योगफल शून्य है, संख्या के वर्गों का योगफल शून्य है, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका, तो इसका मतलब ये शून्य के बराबर होगी, ये शून्य के बराबर होगी, ये शून्य के बराबर होगी, इससे हमको ये मिलेगा फिर ये मिलेगा और फिर हेंस प्रूव कर देंगे। तो बच्चों यही क्वेश्चन जो है गुणनखंड के बगैर जो है इसको उस दिन हम गुणनखंड की तरफ देख रहे थे जो कि थोड़ा सा जटिल मालूम पड़ रहा था, ठीक, वहां कुछ जोड़ना कुछ घटाना पड़ सकता था, तो वहां टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने कह दिया था कि इसको फिर जो है देखेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा और इससे हल करिएगा। तो इस प्रकार बच्चों जो है कई क्वेश्चन जो तुम लोगों को सारणी के करवा दिए गए हैं जो हमको इम्पोर्टेंट लगे, और हम फिर एक बार कह रहे हैं कि तुम लोग जो है हमारे पास एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चन जो है देख करके उसको भेजो, उसको भी हम हल करवाएंगे, ठीक। अपने आप जो हमको ठीक ठाक लग रहा है उन क्वेश्चनों को हम हल करवा दे रहे हैं। हो सकता है कुछ अच्छे क्वेश्चन छूटे भी हो हमसे, तो अगर तुम लोगों की नजर वहां पे पहुंचती है तो उसको जो है देख करके हल करवाने की कोशिश करोगे। आइए एक आध दो क्वेश्चन और हम ले लें, हल करें, उसके बाद फिर समीकरण इस पे आधारित है उनको भी एक आध दो क्वेश्चनों को हल करें, फिर देखते हैं क्या बनता है कैसे, फिर आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी। तो क्वेश्चन इसमें हम इस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा इसलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि हर जगह लगभग क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक। तो प्रॉपर्टी पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का अभ्यास करने की कोशिश तुम लोग कीजिएगा। आइए देखें एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, तुम लोग लिख लेना, ठीक। बिना प्रसार किए हुए सिद्ध कीजिए कि, यहां लिखना है बिना प्रसार किए हुए सिद्ध कीजिए कि, मतलब प्रसार पे बैन है पूरी तरह से, ध्यान देना। सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, और फिर यहाँ p प्लस क्यू, फिर q प्लस r, फिर r प्लस p, ये फिर x प्लस y, y प्लस z और z प्लस x बराबर 2 गुणे a b c, और उसके बाद जो है p q r, फिर x y z। ये है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आगे प्रूव किया जाए, मतलब इसको इसके बराबर दिखाना है। और जब सार्डिक में दो लोगों को बराबर, दो पक्षों को बराबर दिखाना होता है तो कैसे लिखने का सिस्टम था वो तो बताया है क्या है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को लेकर के हम हल करें। प्रूफ इसका प्रूफ, ये लेक्चर उठा लें। क्या दिया गया है, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, फिर p प्लस q, q प्लस r, फिर r प्लस p, फिर x प्लस y, फिर y प्लस z, फिर z प्लस x, ये दिखाना है। तो दो भी लाना है ना, दो लाना। पहले दो को बाहर करने के लिए हम कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। वो क्या हो सकता है, अगर इन तीनों को जोड़े तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन इनको 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 जोड़ने पे मिल जा रहा है। तो एक काम कर दो, सी को रिप्लेस कर दो, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा जब करोगे तो बराबर ही आएगा, चूंकि प्रॉपर्टी लगाने पे कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 2A 2B 2C, तो 2 को बाहर ले लें, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ऐसा करने पे यहाँ 2 को बाहर ले लेंगे तो P प्लस Q प्लस R, और यहाँ 2 को बाहर ले लेंगे तो x प्लस y प्लस z हो जाएगा। C1 को केवल रिप्लेस किया गया है, C2 और C3 वैसे ही है तो C2 और C3 को वैसे ही उतार लो। तो ये दिया गया है क्या, B प्लस C, और यहाँ Q प्लस R, यहाँ y प्लस z, और यहाँ C प्लस A, R प्लस P और z प्लस x। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो दो कॉमन है कि नहीं कॉमन है, दो कॉमन है,
कहां से, पहले स्तंभ से, कॉलम 1 से 2 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लो। ऐसा करने पे भी बराबरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो निकाल लिए। ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। फिर उसके बाद b प्लस सी और जो है q प्लस आर और फिर y प्लस जेड, और यहाँ देखिए c प्लस ए, r प्लस p और z प्लस x। यहाँ तक मामला समझ में आया? तो अगर यहाँ तक मामला समझ में आ गया तो आइए फिर आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा, इसमें देखो, ये आपको ऊपर क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, ऊपर ए बी सी चाहिए भाई, ऊपर ए बी सी चाहिए। तो ये कैसे बचेगा, यहाँ ए बच जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, पी बच जाएगा, और यहाँ मतलब ए पी एक्स यहाँ चाहिए। तो ध्यान दो यहाँ, चलो ए पी एक्स इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, बी प्लस सी क्यू माइनस ये करते। चलिए देखते हैं, C1 को फिर रिप्लेस कर दो, C1 माइनस C2 से। C1 को क्या कर दिया जाए, C1 माइनस C2 से रिप्लेस कर दिया जाए। तो जैसे ही करोगे, ये 2 है, C1 को रिप्लेस किया गया, इतना माइनस इतना से खाली ये बचेगा, इतने माइनस इतने से खाली P बचेगा, और इतने माइनस इतने से खाली X बचेगा। बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ तो वैसे उतार लो, B प्लस C और यहाँ Q प्लस R और Y प्लस Z, और उसके बाद जो है C प्लस A, R प्लस P, फिर X प्लस Z प्लस X, Z प्लस X। चलो, जो हमको सिद्ध करना था 2 था वो भी आ गया, यहाँ A P Q था ये भी आ गया। यहाँ B Q R चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, B Q R चाहिए। तो B Q R चाहिए के लिए चलिए क्या करें, किसी तरह से ये घट जाता तो काम हो जाता, किसी तरह से ये घट जाता तो काम हो जाता, मतलब B Q R। चलो देखो कैसे घटाएंगे भाई, B बचाना है या Q बचाना है या Y बचाना है। अगर हम इसमें से इतना कर दें तो C कट जाएगा लेकिन माइनस ए हो जाएगा, ठीक, और इसको हटाने, माइनस ए को हटाने के लिए इसको जोड़ दें, तो इसका मतलब C2 को रिप्लेस कर दें। देखना, C2 माइनस C3 प्लस में C1, ऐसा करने पे यहाँ B Q Y बच जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो आइए फिर बराबर के नीचे यहाँ बराबर लगाए या ऊपर चले, फिर देखो यहाँ तो बराबर 2 तो यहाँ है ही है। आइए देखें, इसमें से इसको घटाना है, तो इसको जब घटाएंगे तो B माइनस ए बच जाएगा, और उसके बाद फिर इसको जोड़ना है तो खाली B बचेगा, ये हो जाएगा। पहले कॉलम पे कुछ नहीं किया गया, पहला कॉलम वैसे उतार लो, A P X, और यहाँ ऐसा करने पे B Q Y बचेगा। दूसरे कॉलम पे ये प्रक्रिया अपनानी थी तो दूसरी कॉलम पे ये प्रक्रिया अपनाने के बाद ये बचेगी। बाकी ये तो है ही, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। यहाँ तक मामला समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ चीजें क्या की गई, अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो सूचना पहुंचाइएगा। चलो, अब यहाँ पे हमको क्या बचना चाहिए, जो सिद्ध करना उसको देखते हो। C R Z बचना चाहिए, तो A P X का गायब होना जरूरी है। इसका मतलब C3 को रिप्लेस कर दे, C3 माइनस C1 से रिप्लेस कर दे तो काम हमारा हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हो जाएगा 2। यहाँ क्या है, A P X, यहाँ B Q Y, और इतना माइनस इतना जब करोगे C बचेगा, इतना माइनस इतना जब करोगे तो P बचेगा, नहीं R बचेगा, और इतना माइनस इतना जब करोगे Z बचेगा। तो बराबर RH यस, बराबर RH यस। प्रूफ हो गया। लास्ट में लिख दीजिएगा जरूरी, इसलिए इतना बराबर 2 गुणे इतना, फिर हेंस प्रूफ वगैरह जो नीचे लिखते हो वो लिख दोगे। मामला समझ में आया होगा ये भी, ठीक। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को करवाने के बाद हम इसी पे आधारित कुछ समीकरण को हल करेंगे, वो भी जो है पूछे जाते हैं, ठीक। तो आइए देखें, अगर ये हो गया, चलो क्वेश्चन, यदि A नॉट इक्वल टू P,
ध्यान देना, बराबर नहीं है। बी नॉट इक्वल टू क्यू तथा सी नॉट इक्वल टू आर। और क्या दिया गया है? और क्या है? पी बी सी। और क्या है? ए क्यू सी। और क्या है? ए बी आर इक्वल टू 0। फिर से मिला लेते हैं। पी मतलब यदि ए बराबर नहीं है पी के, बी बराबर नहीं है क्यू के, सी बराबर नहीं है आर के, और ये भी दिया है कि पी बी सी ए क्यू सी, ठीक, तो उसके बाद ए बी आर इक्वल टू 0 भी दिया है। तो कह रहा तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? ये देखना, P बटे P माइनस ए प्लस Q बटे Q माइनस बी प्लस R बटे R माइनस सी इक्वल टू 0। तब कह रहा है इसको सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, यदि ऐसा और ऐसा है तब सिद्ध कीजिए, मतलब इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए कैसे प्रूव करते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आइए चलते हैं प्रूफ। अच्छा देखो, चूंकि ये दिया गया है, क्या दिया गया है? पी बी सी, और क्या दिया है? ए क्यू सी, और क्या दिया है? ए बी आर इक्वल टू 0। ये दिया गया। इसी को लेकर के बच्चों आगे बढ़ना है, इस चीज को लेकर के, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे तो जो चीज सिद्ध करना है उस पर भी ध्यान देना है। क्या है वहां? P बटे P माइनस ए, Q बटे Q माइनस बी, और C जो है R बटे R माइनस सी, ठीक, ये है। तो आइए प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी का यूज करते समय हम ये ध्यान देंगे कि बटे में जो P माइनस ए, बी माइनस क्यू, R माइनस सी, ऐसा कुछ है ना, है कि नहीं, तो वो चीज मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा 0 मिल जाए, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो जो उसके बाद जो बचेंगे उसका अपना विस्तार वगैरह करेंगे। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, हमको P माइनस ए, बी माइनस क्यू यहाँ से मिल जाएगा, और ये तो 0 मिल जाएगा, और उसके बाद 0 मिल जाएगा, Q माइनस बी मिल जाएगा, C माइनस आर मिल जाएगा। P माइनस ए चाहिए ना, B माइनस क्यू चाहिए, चलो मिल जाएगा। एक काम करते हैं, R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 को, एंड R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से। ये दो प्रक्रिया करते हैं। किस लिए करते हैं? हमको P माइनस ए, बी माइनस क्यू और R माइनस सी चाहिए, बाकी और 0 हो जाए तो भी काम चलेगा, ठीक। तो ऐसा करने पे हमको क्या मिल रहा है? R1 को रिप्लेस करना है, P माइनस ए हो जाएगा ये, और यहाँ B माइनस क्यू हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए R2 को भी रिप्लेस करना है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ Q माइनस बी हो जाएगा, ठीक, और यहाँ C माइनस आर हो जाएगा। इतना समझ में आया? और R3 पे कुछ नहीं करना, तो ए बी आर इक्वल टू 0। कहीं से कुछ कॉमन है? नहीं है, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, माइनस लेकर के ये काम कुछ और बढ़ा सकते हैं ना, माइनस यहाँ कॉमन लेकर के, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो इतना गुणे इतना हो जाएगा, मान लो 0 गुणे ये तो 0 हो जाएगा, विस्तार कर लेंगे तो इतना गुणे इतना, और इतना गुणे इतना, ये हो जाएगा। एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो चलिए तुरंत इसको विस्तारित कर लिया जाए यहीं से, और किसके पदों में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 0 भाई इसमें भी है मैक्सिमम। R1 के पदों में विस्तार लेंगे, R1 के पदों में विस्तार, R1 के पदों में विस्तार। R1 के पदों में जब विस्तार करोगे तो क्या होगा, ये देखिएगा भाई, इतना गुणे तो P माइनस ए गुणे
कौन आएगा ये देखना, इतना गुणे इतना, तो Q माइनस बी आर, फिर माइनस बी, इतना गुणे इतना, तो C माइनस आर, ये हो जाए, फिर माइनस, इसके बाद माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा B माइनस क्यू, B माइनस क्यू, और उसके बाद कौन आएगा, इतना गुणे इतना, तो 0 हो जाएगा, फिर इतना गुणे इतना माइनस ए ब्रैकेट में C माइनस आर इक्वल टू 0। जैसे विस्तार किया जाता है बच्चों उसी तरह से विस्तार किया गया और कुछ नहीं किया गया है, ठीक। और बाकी एक तो 0 तीसरा का 0 गुणे कुछ तो 0 हो ही जाएगा, तो उसको लिखे नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमको जो करना है ध्यान देना है P माइनस ए Q माइनस बी ये सब रूपों में होना चाहिए, ठीक। तो आइए उन्हीं रूपों में बनाने के लिए, ये P माइनस ए है, ठीक है चलेगा, इंप्लाई दैट P माइनस ए चलेगा, इनका गुणा आपस में कर लिया जाए, तो इनका जब गुणा करोगे तो क्यू आर माइनस बी आर ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस बी सी प्लस में बी आर ये हो गया। यहाँ देखो Q माइनस बी बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये Q माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि हमको Q माइनस बी चाहिए, ठीक। और यहाँ गुणा जब करोगे तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस ए सी और प्लस में ए आर, या रहने दे क्या गुणा करने का मत रहने दे तो। यहाँ हमारे पास माइनस तो है ही है, ये माइनस माइनस P माइनस क्यू चाहिए, Q माइनस बी चाहिए, Q माइनस बी चाहिए तो बना लिए। चलिए एक काम और करते हैं, एक काम यहाँ पे समझ में, यहाँ से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, ए तो ही है और ये आर माइनस सी हो जाएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ ये और ये कर गया और हमारे पास बचा क्या, P माइनस ए बचा, और यहाँ क्यू आर माइनस बी सी बचा, और यहाँ प्लस देखिएगा Q माइनस बी ए भी बचेगा, Q माइनस बी भी बचेगा, R माइनस सी भी बचेगा, ठीक। इसको एक काम करते हैं, अलग अलग पदों में तोड़ लें, क्या इतना गुणे इतना करके 3 ये किए, एक ये 3 पद हमको चाहिए ना, 3 पद हमको चाहिए यहाँ, तो 3 पद अगर चाहिए तो आइए एक काम करते हैं, R वाले को एक साथ इकट्ठा कर लो। तो R वाले कौन है, ये है, और ये पूरा लेकर के, तुम लोग ऐसे बनाना नहीं, बस हम दिखा रहे हैं, R वाले को एक साथ लेकर के R कॉमन ले लो, तो हमारे पास बचेगा कौन, ये देखना, R कॉमन लेंगे तो Q यहाँ बचेगा, P माइनस ए यहाँ बचेगा, और यहाँ R कॉमन हो जाएगा, प्लस में A Q माइनस बी बचेगा, A Q माइनस बी बचेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है ये भी देखना है, ठीक। हमारे पास फिर बचेगा कौन, ये बचेगा, ये बचेगा, और ये पूरा, और ये बचेगा, ये पूरा, ये बचेगा। चलो यहाँ से फिर क्या होगा, और गुणा खंड थोड़ा आसानी से हो, तो Q P माइनस बी, ठीक है। अच्छा चलो जो बचता हो देखा जाए, प्लस प्लस यहाँ क्या होगा, P माइनस ए, ठीक, इनका ये बचेंगे, मतलब इनका इनके साथ ये और ये होते हुए इनके साथ, तो ये हो जाएगा P माइनस ए, और इनमें से ऐसा करने पे C कॉमन हो जाएगा, C कॉमन हो जाएगा। चलिए भाई C कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कौन, माइनस बी भी बचेगा, तो माइनस आगे लगा लेते हैं B, ये हुआ। फिर उसके बाद यहाँ माइनस ए होगा, A होगा, Q माइनस ए बचेगा, Q माइनस बी भी बचेगा, इक्वल टू 0।
यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो भी पकड़ी जाएगी वो, है ना। ये हुआ। अब जब इतना हुआ तो आइए गुणनखंड की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ आर यहाँ हमारे पास नहीं है, आर अगर है तो अब क्या करें, इसमें किनको साथ लें, पी माइनस से, मतलब इनको साथ ले लें, क्या क्यू कॉमन ले लें, पी माइनस से हो जाएगा, इनको साथ लें और इनको साथ लें। चलिए गुणा कर लो पहले आसानी के लिए, पी क्यू माइनस ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस ए बी। मामला थोड़ा जम नहीं रहा है, तो एक काम करना, मामला थोड़ा जो है जम नहीं रहा है। यहां तक तो ठीक है, तुम लोग किए होंगे, इसको काट दो यहां तक। फिर से देखो, यहाँ तक जो है देख लेना थोड़ा सा, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। पी माइनस ए है, फिर आर है, यहाँ पे ये कट गया, क्यू आर है ये, थोड़ा सा ध्यान देना, टाइम ना लॉस हो। फिर से विस्तार थोड़ा करते हैं, विस्तार वैसे मिला लेना जैसे हम कहते थे R1 के पदों में विस्तार, पदों में विस्तार। R1 के पदों में जब विस्तार किए थे तो हमको मिला क्या था, यहाँ मिला था P माइनस ए, और ब्रैकेटों का मिला था, ब्रैकेटों में मिला था R Q माइनस बी मिला था। उसके बाद देख रहे हैं थोड़ा सा विस्तार बना था, फिर उसके बाद ये मिला था, मतलब ये और माइनस माइनस हो गया था प्लस, या ये भी माइनस है रहा होगा, अगर तो माइनस रहा होगा तो बी मिला होगा, फिर सी माइनस आर मिला होगा। फिर उसके बाद ये था, फिर क्या था, माइनस माइनस, यहाँ क्या मिला था, बी माइनस क्यू मिला था, और यहाँ क्या मिला होगा, जीरो गुणे ये, तो ये जीरो माइनस ए आर सी माइनस आर, सी माइनस आर, इसको तो देखो बच्चों, ठीक, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विस्तार करने पे ये मिला होगा, मान लीजिए, आई बात समझ में। तो थोड़ा सा गुणा करके जो है गुणनखंड ठीक उसी रूप में सेट करते हैं जिस रूप में लाना है, ये बात समझ में आई होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ इम्प्लाइड है, जो R1 के पदों में विस्तार लिखे वहां उसके ऊपर जो भी था, जैसे जो जहां से सेट कर लेना काट करके। यहाँ P माइनस है हमारे पास है, यहाँ R है, Q माइनस B भी है, प्लस इसको कर लो B, R माइनस C हमको चाहिए ना, कर लिए। ये यहाँ देखना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये वाला A है, B माइनस Q है, और यहाँ क्या है, C माइनस आर इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब इतना समझ में आया, देखिए हम क्या क्या करने चल रहे हैं, इनको अलग अलग पदों में तोड़ने चल रहे हैं। तो R P माइनस A Q माइनस B प्लस में B P माइनस A और R माइनस C, इतना गुणा इतना प्लस इतना गुणा इतना। यहां देखो क्या करेंगे, इनसे माइनस कॉमन लेंगे, इनसे माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस में A यहाँ है ही है, Q माइनस B R माइनस C इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अगर यहां तक समझ में आ गई तो चलिए फिर, तो दोनों पक्षों में, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में P माइनस A कामा Q माइनस B इंटू P माइनस A इंटू Q माइनस B, P माइनस A
इंटू क्यू माइनस बी इंटू आर माइनस सी से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में इतने से भाग देने पर, भाग जब दोगे तो ये देखना क्या हो जाएगा, आर तो बचेगा ये और ये कट जाएगा, क्यू माइनस बी ये हो जाएगा आर बटे सी, फिर प्लस अब की बार कौन होगा, बी रहेगा, और इसके बाद पी माइनस ए कट जाएगा, आर माइनस सी कट जाएगा, क्यू माइनस बी बचेगा, प्लस अब की बार क्या होगा ये देखिएगा, तो ये हो जाएगा ए बटे क्यू माइनस बी, पी बटे ए, पी माइनस ए इक्वल टू 0। इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा ए बटे पी माइनस ए प्लस ये वाला बी बटे क्यू माइनस बी प्लस आर बटे आर माइनस सी इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, एंड प्रूफ वगैरह जो अपना लिखते हो वो लिख लेना। मामला समझ में आया? तो थोड़ा सा उनके पर विस्तार करके ये चीजें जो हम पहले अगर लिखे रहे होंगे कुछ, तो थोड़ा गुणन खंडित करने के चक्कर में थे तो सेटिंग बढ़िया नहीं बन रही थी, तो इसलिए जो है उसको काट करके 2 लाइन जो था उसको सेट करके यहाँ तक चेक करके और दोनों पक्षों में जो इनसे भाग दीजिएगा, जो चीज प्रूव करना है वो आ जाएगा। मामला समझ में आया? अब आइए इन्हीं प्रॉपर्टियों के आधार पर जो है, इन्हीं प्रॉपर्टियों के आधार पर हम कुछ समीकरणों को हल करते हैं। ठीक, आइए देखा जाए उस पर भी आधारित क्वेश्चन, उस पर भी आधारित क्वेश्चन कैसे देखिएगा। समीकरण हल करना मतलब जिस चर में समीकरण होगा उस चर के सभी संभव मानों को ज्ञात करना। तो आइए देखें अगला क्वेश्चन, समीकरण x प्लस 2 माइनस 1 3, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 2, उसके बाद जो है माइनस 2 1 इक्वल टू 0। समीकरण एक बार फिर मिला लेते हैं, x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 1 और यहाँ माइनस 3 है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण x प्लस 2 1 माइनस 3, फिर उसके बाद 1 x माइनस 3 माइनस 2, फिर माइनस 3 माइनस 2 1 बराबर 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए, ये है क्वेश्चन। तो समीकरण को हल करने का मतलब जो समीकरण में चर आया हुआ है उस चर के जितने भी संभव मान हो उनको ज्ञात करना। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते समय आसान से आसान जो है समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे, चाहे वो 2 घात का बने, चाहे 1 घात का बने, चाहे 3 घात का बने। तो इन सब समीकरणों को हल करना पिछली कक्षाओं में बताया गया है। ठीक, तो उन्हीं का प्रयोग करके हल करना है। आइए, समीकरण अगर दिया गया है तो इसको कैसे हल करोगे, लिखने का तरीका वगैरह देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। तो देखिए फिर सॉल्यूशन, यहाँ क्वेश्चन नंबर अपना तुम लोग डालोगे ही जो रहते हैं, उसके बाद यहाँ लिखोगे समीकरण जो भी दिया गया है, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2 1 माइनस 3, ये फिर उसके बाद क्या है 1 x माइनस 3 और माइनस 2, फिर क्या है माइनस 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 0। यही है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए फिर भाई वही प्रक्रिया चलेगी कि ज्यादा से ज्यादा को 0 बना करके विस्तार करो, आसान सा समीकरण बने, आसान सा समीकरण बने, वही प्रक्रिया चलेगी। तो आइए इसके बारे में कुछ सोचते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी की। ये अगर इसमें से इसको हम घटा दें तो x प्लस 1 हो जाएगा, नहीं तीनों को लेकर के बात करें 1 1 1, तो इसको जोड़ोगे x प्लस 1 0 नहीं बनेगा क्या, 0 नहीं बनेगा क्या, बन जाता तो ठीक था, और अगर नहीं बनेगा तो देखेंगे। ठीक, अगर 0 बन जाए तो ठीक, नहीं बनेगा तो भी देखा जाएगा। फिलहाल आइए यहाँ पे अगर इतना माइनस इतना कर लें तो प्लस हो जाएगा और ये घट जाएगा,
थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना, हम थोड़ा सेट करने चल रहे हैं। अगर R1 को हम रिप्लेस कर दें R1 प्लस R2 माइनस R3 से, चलिए तो क्या खाली यक्ष सिंगल बच जाएगा? ऐसा करने पे अगर यक्ष भी सिंगल बच जाता है तो ये है तो कुछ ना कुछ तो काम यहाँ तो होगा ही। ऐसा करने पे इतना प्लस इतना तो माइनस 1 नहीं, ऐसे करें R3 को माइनस ये जोड़ कर दें, नहीं इनको अगर जोड़ दें 5 हो जाएगा, नहीं चलेगा। अच्छा इतना माइनस इतना करोगे तो माइनस है, अगर ये कर दें तो ये इतना माइनस इतना ये तो हो जाएगा। फिर उसके बाद इतना प्लस इतना ये भी ए लेकर के अगर देखें C1 रिप्लेस बाई, इस पे तो नहीं काम चल रहा है। यहाँ देखो C1 को अगर रिप्लेस करें C1 माइनस C2 प्लस C3 से, इतना माइनस ये 0, तो ठीक है ये, चलिए ये कर देते हैं ठीक। लेकिन जब ये करेंगे तो वो भी तो वही तो होगा। आइए चलिए R1 को रिप्लेस करते हैं R1 माइनस R2 प्लस R3 से, क्या होगा? इतने में से ये घटेगा माइनस 3 हो जाएगा और प्लस R3 हो जाएगा, तो ये 0 बनाना है किसी हिसाब से, तो फिर ये 0 बन जाएगा क्या? चलो ये प्रक्रिया अपनाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक तो 0 बन जाएगा भाई, इसमें से इसको करोगे ये जोड़ोगे बन जाएगा एक 0। बात आ रही समझ में? तो ये प्रक्रिया अपना लो, ये प्रक्रिया जो है अपना लिया जाए। R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 प्लस R3 से, तो इससे जब इसको रिप्लेस करोगे तो हमको क्या मिलेगा? इम्प्लाइड में जो भी होगा ये समीकरण मिलेगा। तो इसमें ये जुटेगा माइनस 3 हो जाएगा और ये भी जुटेगा, मतलब ये घटेगा तो माइनस 3 हो जाएगा और ये जुटेगा तो x माइनस 6 हो जाएगा जी ये। और यहाँ देखना ये माइनस तो प्लस 2 और माइनस 2, हमको लगता है यहाँ खाली माइनस x बचेगा, इतना माइनस x ठीक। और यहाँ देखना इतना माइनस फिर प्लस इतना, तो प्लस इतना करोगे ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया। इसी को एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इतना माइनस तो माइनस x हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 2 बचा तो माइनस 2, ठीक है। और बाकी कहीं कुछ नहीं किया गया है, तो जब कहीं कुछ नहीं किया गया तो 1 x माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक मामला समझ में आ गया? यहाँ तक मामला समझ में आ गया? अगर यहाँ तक मामला समझ में आ गया तो आइए फिर और कुछ देखते हैं। यहाँ एक 0 बन गया, कहीं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ठीक। तो कहीं और कोशिश अगर बनाने की करें तो कहाँ से क्या होगा ये देखना है ठीक। तो थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती तो अच्छा है। C2 को अगर हम रिप्लेस कर दें C2 प्लस C1 से तो कैसा है? चलो एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं, C2 रिप्लेस बाई C2 प्लस C1। C2 प्लस, क्योंकि यहाँ x कट जाएगा, x भी कट जाएगा तो भी आसानी रहेगी ठीक। तो x यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा हमको? इतना प्लस इतना जब करोगे तो माइनस 6, इतना प्लस इतना करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 2 नहीं, C2 को रिप्लेस किया गया है, सॉरी C1 वैसे ही रहेगा, x माइनस 6 1 और माइनस 3
यहाँ क्या हो जाएगा, C2 को रिप्लेस किया गया, इतने प्लस इतना तो -6, इतना प्लस इतना करोगे तो x -2, और इतना प्लस इतना जब करोगे तो -5 हो जाएगा, यही तो ना। और ये हो जाएगा 0 -2 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो x वाला ज्यादातर जो है शायद कट गया होगा, ज्यादातर x हट जाए तो बात ठीक ही है, ठीक, और 0 भी ज्यादा हो जाए तो ठीक ही है। यहाँ तक समझ में आया होगा। x का मान निकालना। अब इसके नीचे एक काम करो, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ना लगा करके R1 के पदों में विस्तार कर दो। R1 के पदों में विस्तार, पदों में विस्तार, R1 के पदों में क्या कर दो, विस्तार। तो R1 के पदों में जब इसको विस्तार करोगे तो ये देखो क्या बनेगा, x -6 तो है ही है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना गुणे इतना तो -5, और फिर +3 ब्रैकेट में x -2 ये मिल जाएगा, फिर +6 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 गुणे 1 ये मिल जाएगा, माइनस इतना गुणे इतना तो 6, 3 दूनी 6, और फिर 0 से जब 0 होगा तो पूरा मामला ही आ जाएगा। आसान से समीकरण में बदल गया है। थोड़ा सा इसके अलावा भी तुम लोग अगर कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इम्प्लाइड है ये x -6 तो है ही है। यहाँ की अगर बात देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, 3 दूनी 6 -6 तो 11 हो जाएगा ये। चलो, और यहाँ की बात देखें तो क्या बनता है, ये हो बनेगा 5 6 5 30 -30 = 0। अब आइए इसका गुणा करके इसको द्विघात समीकरण बना जाए, 3x², फिर उसके बाद -11x और -6 18x, 11 और 18 29 -29x, ठीक। उसके बाद ये प्लस 11 6 66 -30 = 0। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 3x² -29x और प्लस में 36 = 0, 36 = 0। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। कैलकुलेशन अगर सब कुछ सही होगा, ठीक, अगर कैलकुलेशन सब कुछ सही होगा तो 36 तिया कितना होता है, इसको देख लो, 36 तिया कितना होता है, 3 6 18 के 8, अब 3 3 9, ये 29 है ना, हाँ ये 29 है, 3 3 9, 3 6 18 के 8, 3 3 9 1 10 108। 29 को दो ऐसे पदों में तोड़ो कि जिनका योगफल 108 हो जाए। अगर, फिर ध्यान देना, अगर कैलकुलेशन सही है तब की मैं बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगी तो उसको चेक कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि हर जो है कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि हमसे सही हो जाए, कभी कभी हमसे भी गलत हो जाता है, तुम लोगों को सही हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो 108, अब 29 को दो ऐसे पदों में तोड़ोगे जिनका योगफल 108 हो जाए, जिनका योगफल 108 हो जाए, तो और गुणनफल जो है, जिनका गुणनफल 29 को दो ऐसे पदों में तोड़ो कि जिनका गुणनफल 108 हो और योगफल जो है 29 हो जाए, तो है कोई दो ऐसी संख्या 20 और 9 में अगर तोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, तो 18 17 और 12 में क्या होगा, 12 7 नहीं 8 14 16 15। देखो जी, ये समीकरण कुछ गड़बड़ आ रहा है, ये समीकरण कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक। तो इसको तुम लोग चेक करिएगा, देखिए क्या बनता है, और उसके बाद द्विघात समीकरण हल कर दिएगा, इसको चेक करिएगा। कैलकुलेशन जांच कीजिए, प्रक्रिया समान है, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक है तो उसको तुम लोग सुधार लेना, नहीं सुधरेगा तो बताना, ठीक। बाकी अगला क्वेश्चन हम चेक करने चलते हैं, इस चीज को ध्यान देना, कैलकुलेशन तुम लोगों को चेक करना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। आइए देखा जाए इसमें और क्वेश्चन है कि नहीं है,
ये है दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए, समीकरण किसको, समीकरण x -6 -1 -2 -3, उसके बाद -3x -2x, फिर उसके बाद क्या है ना x -3 और x + 2 = 0 को हल कीजिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को वही प्रक्रिया फिर पीछे जैसे कैलकुलेशन वाली के गलत आ गया था तुम लोगों को हमने चेक करने के लिए कह दिया, वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करनी है। इसको जो है थोड़ा सा आसान बना करके उसके बाद विस्तार करते हैं। विस्तार करने के बाद जिस चर में ये समीकरण दिया है उसमें 1 घात का या 2 घात का या 3 घात का समीकरण बनेगा, उसको हल करके उन चरों के सभी संभव मानों को ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो आइए देखें सोल्यूशन इसका। फिर वही तो हल करने का तरीका वैसे ही रहेगा। सोल्यूशन यहाँ लिखोगे समीकरण x वक्ष वाले थोड़ी प्रक्रिया जो है आसान हो जाती, तो काम हो जाता। यहाँ पे देखो x -3 x -2 है, बाद में हम इनका निपटारा कर लेंगे। तो x -3 x -2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटा दें या यही कर ले तो मान लो यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का यूज कर ले तो इन दोनों का, तो x से कट जाएगा ना, यहाँ x से कट जाएगा। तो आइए एक काम करते हैं, R2 को रिप्लेस कर दें R2 -R3 से, R2 को रिप्लेस कर दे R2 -R3 से। तो हमारे पास ये R1 में कुछ नहीं किया गया है तो R1 वैसे ही रहेगा। x -1 यहाँ इतना माइनस इतना करोगे तो 1 बचेगा, इतना माइनस इतना करोगे तो -x बचेगा, और इतना माइनस इतना जब करोगे तो -5 बच जाएगा। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। ठीक, और उसके बाद R3 पे कुछ नहीं किया गया है तो -3 हो गया, -2x हो गया, और ये x + 2 हो गया। इतना समझ में आया? तो जब इतना समझ में आया तो आइए किसी को 0 बनाने की कोशिश भी करते हैं, किसी को 0 बनाने की भी कोशिश करते हैं, किसी को 0 बनाने के, तो इसको आइए 0 बना दिया जाए। इसको 0 बनाने के लिए एक काम करते हैं, C2 को रिप्लेस कर दो, C2 को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, C2 - 6C3, ये 0 बन जाएगा। ठीक, तो C2 को रिप्लेस कर रहे हैं तो इससे हमको क्या मिलेगा, ये वही रहेगा x 1 -3, और उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, इतने -6 गुणे इतना 0 हो जाएगा, इतना -6 गुणे इतना, इतना -6 गुणे इतना, तो इतना जब 6 गुणे इतना करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए अब इतना -6 गुणे इतना, तो फिर प्रक्रिया थोड़ा सा जो है जटिल हो जा रही है। इसको अगर बनाए तो भी एक आ जा रहा है, चलो यही चलने देते हैं। ठीक, तो ये 0 हो गया, और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इतना -6 गुणे इतना, तो ये हो जाएगा 6 × 30 -x, और इतना -6 गुणे इतना, तो ये हो जाएगा माइनस टोटल माइनस में होगा, इतना माइनस इतना, तो 6 × 1 = 6 -8x, और -6 × 12। अगर कैलकुलेशन सही है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, -1, फिर क्या -5x + 2। विस्तार की अगर बात करें तो इतना, ये मतलब ये तो 0 होगा, ये ले लेंगे तो इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, फिर ये लेंगे तो इतना। चलिए ठीक है, यहाँ तक मामला समझ में आया। तो जब यहाँ तक मामला समझ में आ गया तो R1 के पदों में विस्तार करो, R1 के पदों में विस्तार, R1 के पदों में विस्तार कर लिया जाए। R1 के पदों में जैसे ही विस्तार करोगे क्या मिल जाएगा, ये देखिए यही तो है, x गुणे क्या मिलेगा, इतना गुणे इतना, तो उसको मिटा दे, क्या नहीं, इसको मिटा दिया, ये 0 हो गया था ना, R1 के पदों में विस्तार इसको किए थे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था, R1 को रिप्लेस किया गया था R2 - और क्या किया गया था, यहाँ पे इसको थोड़ा सा वो लाइन मिटा दी जो नहीं मिटानी चाहिए थी। ठीक, तो ये हमारे पास शायद जो है क्या था, C1 वैसे ही था, x
ये लाइन नहीं मिटानी चाहिए थी, -3। फिर यहाँ लिखते हैं R1 के पदों में विस्तार, ये तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाए थे वो है। और ये हो गया था 0, और ये कितना मिला था 6 पंजे 30 माइनस x, और यहाँ पे क्या मिला था 6 माइनस 8x, और -6 दूनी 12 से यही था -1 -5 x + 2। मतलब प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये चीज मिली थी, इसी को देखो हम मिटा दिए थे, थोड़ा सा गलती हो गई थी, ठीक। ये चीज मिली थी, और जब ये मिली थी तो R1 के पदों में विस्तार, R1 के पदों में विस्तार, क्योंकि उसमें एक 0 दिखाई दे रहा है। R1 के पदों में जब इसका विस्तार करोगे तो क्या x गुणे, देखो क्या मिलेगा 30 माइनस x + 2, और उसके बाद इतना तो माइनस माइनस कॉमन होकर के कुल हो जाएगा ये 5 8x - 12। भाई हमको जो दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन फिलहाल तुम लोग चेक कर लेना, ये हो जाएगा। फिर -0 हो जाएगा, फिर -1 गुणे -1 गुणे यहाँ, वो तो -0 हो जाएगा, ये -1 गुणे, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो -1 गुणे भाई 1 गुणे इतना, तो -8x - 12 ये हो जाएगा। फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 90 + 3x, ये हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये तो 3 घात का समीकरण बन गया, ये जो है 3 घात का समीकरण बन गया। थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि और छोटा समीकरण बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसको आगे बताएंगे। आज के लिए फिलहाल क्योंकि समय जो है वो लगभग हो चुका है, उससे ज्यादा ही हो रहा है, बहुत ज्यादा समय आज है नहीं कि इस पे खर्चा किया जाए। फिलहाल ये समीकरण जो बनेगा, यहाँ देखिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। ये समीकरण बनेगा, हल करके x का मान निकाल लेना है, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और याद रखिएगा कैलकुलेशन तुम लोग अपने हिसाब से चेक करते रहिएगा, कैलकुलेशन ज्यादातर जो है गलत होता रहता है हमसे, ठीक। तो वो गलती हम बार बार सुधारना चाहते हैं, सुधारते भी हैं, लेकिन तब भी हो जाता है, ठीक। तो तुम लोग अपना इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस आनी चाहिए, ठीक। और प्रोसेस हमने बता दिया कि समीकरण को कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा आसान करके, x वाले को ज्यादा से ज्यादा हटा करके, ज्यादा से ज्यादा चीजों को 0 करके विस्तार कर लेना है, ठीक। और नहीं तो 3-4 क्वेश्चन जो है फिर हम अगली बार लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, उसको करवा करके फिर अगली टॉपिक जो सारणी की और है क्षेत्रफल निकालना, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।